दोस्तों, एक हमारी प्लेलिस्ट है सूखे सुनसान नालों पर। वो अभी अधूरी थी और आज मैं दूसरे तरीके से स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको मालूम है मैं जंगल में रहता हूँ और कनेक्टिविटी का मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से स्टोरी बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। आज मैं ऑडियो फाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर ये तरीका आपको पसंद आएगा तो शायद हर रोज़ एक नई स्टोरी आपको सुनने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ श्रीनिधि सिद्धांतालंकार की बुक सूखे सुनसान नालों में, और कहानी का नाम है रात का पहरेदार। श्रीनिधि बताते हैं कि हम लोग जब नीलधारा पर पहुंचे, दिन निकल आया था। पता चला नावों का पुल तो 2 मास हुए टूट चुका है। हाँ, किश्ती अवश्य लगती है। चलो किश्ती ही सही, मतलब तो पार पहुंचने से है, किश्ती हो या पुल। थोड़ी देर में नाव आ गई और हम उसमें बैठ गए। मैं जहाँ बैठा था वहाँ एक सज्जन पुरुष पास में ही बैठे थे। पता चला कि वो रेंजर हैं और मुझसे वो पूछ बैठे कि आप इधर कहाँ जा रहे हैं। मैंने बोला यहाँ से थोड़ी ही दूर सिद्ध बाबा की घाटी है, मैं वहीं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा वहाँ जा रहे हैं? वहाँ तो आजकल खूनी हाथी आया हुआ है। और रेंजर ने जब ये सब बोला, उनकी आंखें ऊपर चढ़ गई थी और माथे पर शिकन आ गई थी। हमने कहा हाँ, हम उसे ही देखने जा रहे हैं। तो वो बोले इस तरह खाली हाथ? हमने कहा खाली हाथ तो आए ही थे, खाली हाथ जाने में भी क्या हानि है। कहकर मैं हंसने लगा। रेंजर भी हंसने लगे। बोले आप दार्शनिक मालूम पड़ते हैं। खूनी हाथी के दर्शन करने जा रहे हैं इसलिए दार्शनिक भी हो सकते हैं, मैंने कहा। खूब खूब, कहकर रेंजर खिलखिलाकर हंस पड़े। नाव किनारे जा लगी। रेंजर के लिए तो घोड़ा आया हुआ था, वे तो उस पर बैठकर चल दिए रहे। हमारे भाग्य में लिखा था पैदल चलना। पैदल ही चल पड़े। रास्ता थका देने वाला तो अवश्य है, किंतु इन सावन के दिनों में उसके दोनों तरफ का जंगल थकने नहीं दे रहा। हरी झाड़ियों में घूमते हुए मोर, वृक्षों पर गाते हुए पखेरू और मैदानों में घास पर चढ़ते हुए मृग बरबस ही आंखों को तृप्त कर देते हैं। तभी आनंद बोला आश्चर्य। तो शेखर ने पूछा कैसा आश्चर्य आनंद? वो बोला उधर सामने की झरबेरी पर वो जो 5-7 पके हुए फल लगे हैं वो शायद बेर ही तो हैं, और वो भी सावन के महीने में बेर असंभव। किंतु मैं तब तक उस झरबेरी के पास जा पहुंचा था। उन फलों को तोड़ता हुआ बोला है तो बेर ही, खाकर देखो बहुत मीठे हैं। यही तो समझ में नहीं आ रहा है, आनंद ने कहा। अभी थोड़ी ही देर पहले उधर के एक वृक्ष पर 8-10 पके हुए आंवले भी दिखाई पड़े थे, किंतु असंभव, क्योंकि आंवले भी इस मौसम में होते नहीं है, इसलिए मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। मगर ये बेर तो उससे भी ज़्यादा असंभव है। तो मैंने पूछा असंभव क्यों है? तो वो बोला असंभव ही तो है, सावन में कभी आंवले और बेर पकते हैं? साधारण जंगलों में पैदा होने वाले बेर और आंवलों को ऋतु और काल की मर्यादा मानकर चलना पड़ता है, और ये मैं मानता हूँ, किंतु ये बेर आंवले तो उन साधारण जंगलों में पैदा नहीं हुए हैं। तुम भी जानते हो कि यह जंगल हिमालय के उस नंदन वन की एक शाखा है जहाँ सब ऋतुओं में सभी फल पैदा हुआ करते हैं। तभी तो ये आंवले और बेर बिना ऋतु के भी पके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन लगता है आनंद को मेरी बात पर पूरी श्रद्धा हुई नहीं थी। वह कुछ अविश्वास के साथ उन बेरों की तरफ देख रहा था कि ये बेर है कि कुछ और है। 2 मील बाद सड़क के किनारे पर एक कुआं दिखाई पड़ा, जिस पर एक घिर्री लगी थी। ऊपर टीन की छत भी थी। कुआं हमारा खूब परिचित है। मुझे याद है जिन दिनों उसके पास वन विभाग की चौकी हुआ करती थी और आसपास बेल, फालसे और शहतूत के वृक्ष खड़े थे, तब अपने छात्र जीवन में मैं कितनी ही बार अपने आश्रम से उधर आया जाया करता था। लेकिन केवल मैं ही नहीं था, कितने और भी ग्रामवासी और वनवासी पथिक इस पर जल पीने के लिए ठहर जाते थे। और तो और उन जंगलों में बसने वाले बाघ बघेरे भी उन दिनों इसके आसपास छिपकर पड़े रहते थे। और इसके नीचे जो पक्की हौजी बनी है, यानी कि टंकी, अंधेरी रातों में उस पर अनेक बार जल पी जाया करते थे वो जीव जंतु। साथ ही लगे हाथ उसके आसपास चढ़ते किसी गाय बछड़े को भी उठा ले जाते थे। लेकिन आज वहाँ पर शायद कोई भी नहीं आता है। अब ना वो चौकी रही,
ना रहे वो फल वृक्ष, पथिक भी अब इस पर जल पीने के लिए नहीं ठहरते हैं और जंगली कुआं कहकर बड़ी उपेक्षा से इसके पास से निकल जाते हैं। मगर हमने वैसा नहीं किया। यद्यपि उसके पानी में अब वो पहले सा स्वाद नहीं है, तो भी उसका मान रखने के लिए प्यास ना रहने पर भी हम उस पर जल पीने के बहाने ठहर गए। लेकिन रस्सी डोल तो है नहीं, पानी खींचेंगे किससे? रस्सी का काम तो मचान बांधने वाली रस्सियों से चल जाएगा। हाँ, डोल का प्रश्न है, उसका क्या उपाय? शेखर ने कहा, जिस बड़ी बोतल में चीनी भरी है उसे क्यों ना डोल बना ले। बात पते की थी। सामने ही ढाक का वृक्ष खड़ा था। उसमें से 6-7 बड़े पत्ते तोड़ लिए, पत्तल बना डाली और उस पर चीनी उलट दी। बोतल की गर्दन में मचान बांधने के लिए एक पतली सी रस्सी बांध दी और उस बेचारी को कुएं में लटका दिया। बोतल का मुंह बहुत चौड़ा था, इसलिए पानी भरने में कोई कठिनाई नहीं हुई और एक एक बोतल पानी पीने का अभिनय कर कर सारे तृप्त हो गए। तभी देखा एक अधेड़ व्यक्ति लाठी संभाल कर आ रहा है। वो गांव का ही रहने वाला था। दूर से ही बोला, तनिक हम भी पानी पी लेते बाबूजी। तनिक क्यों भाई, जी भर के पियो, कहकर आनंद ने उसे भी पानी पिलाया। मगर पानी पीकर तो उसका गला झिल्ली बन उठा। बोलने से थक ही नहीं रहा था। पहले तो बोला, पानी बहुत मीठा है। आनंद आ गया। फिर अपनी घनी मूंछों पर अटके हुए पानी को बाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों से पोंछता हुआ कुछ हंसकर बोला, पानी खींचने का ढंग बहुत ही निराला है बाबूजी। और उसके बाद हम सब पर एक उड़ती सी नज़र फेंक कर पूछ बैठा, हुजूर का किधर से पधारना हुआ है? उसके ढंग मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए खूब उपेक्षा के साथ मैंने कहा, कहीं से नहीं, हरिद्वार से आ रहे हैं। लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ था और वो था भी बहुत ज़्यादा धूर्त। मेरा रूखा रुख देखकर वो पहले ही चुप्पी साध चुका था। जूता पहन के लाठी संभाल के चलने लगा, मगर 5-7 कदम ही चला था। हमारी तरफ घूमकर मुंह पर भय का भाव लाकर दबी आवाज़ में बोला, देखिए हुजूर, आप चाहे जिधर जाएं, मुझे कोई मतलब नहीं, मगर इतना अवश्य ध्यान रखिएगा कि जाइएगा जरा संभल कर ही, क्योंकि इन दिनों इधर डाकुओं का एक गिरोह घूम रहा है और जिसने अभी 10 दिन पहले ही एक बड़ा डाका डाला है। पुलिस उनकी खोज में है। मैंने कहा, डाका कहाँ डाला है? बोला, लाल ढांग की बस्ती में। अरे वो तो यहाँ से 14 मील की दूरी पर है। इस जंगल से उसका क्या संबंध? कहकर मैं उठ के खड़ा हो गया और साथियों से यह कहकर कि सामान संभाल कर जल्दी आ जाना, मैं चल रहा हूँ, ये कह के मैं घाटी की तरफ मुड़ गया। 10 मिनट बाद ही मैंने देखा दोनों साथी ठहाके लगाते हुए चले आ रहे हैं। शेखर दूर से ही पुकार उठा, सरदार है सरदार, जरा ठहर जाओ, हम भी आ रहे हैं। और आनंद की तरफ देखकर हंसने लगा। मुझे भी हंसी आ गई और मैंने कहा, कहीं भांग तो नहीं पी ली है, इतना क्यों हंस रहे हो? बोला, हंसने की ही तो बात है, आज से तुम्हारा नाम श्रीनिधि ना होकर सरदार हुआ, डाकुओं का सरदार, समझे? ये कह के दोनों फिर हंसने लगे। आनंद बोला, अच्छा तमाशा हुआ। तुम जब चले आए तो उस मूंछों वाले ग्रामीण ने हमारे पास आकर बहुत ही धीमे से पूछा कि वो आप लोगों का सरदार है ना हुजूर? उसकी बात ना समझकर अभी कुछ कहने ही जा रहा था कि पीछे से किसी की आवाज़ आई, हाँ वो सरदार ही है, वही ना जो सिर पर हैट लगाए है, जो अभी अभी उधर गया है। घूम कर देखा तो हाथ में लंबी लाठी लिए, कंधे पर मैली नीली चादर डाले, नंगी टांगों वाला एक गुज्जर खड़ा है। हमारी तरफ बड़ी उपेक्षा से देखता हुआ बोला, आजकल के डाकू इसी शरीफ भेष में। किंतु उसका वाक्य अधूरा ही रह गया था। शेखर के 2 करारे तमाचों ने उसे पूरा नहीं होने दिया था। मैंने कहा, बहुत ठीक किया। फिर क्या होना था? तो भी उसे देख के आश्चर्य ही हुआ, क्योंकि देखने में वह अच्छा दमदार लग रहा था। मुझे संदेह हो रहा था कि कहीं शेखर की सहायता के लिए मुझे भी अपने हाथों को कुछ कष्ट न देना पड़े, किंतु वैसा कुछ हुआ नहीं। वो चुपचाप ही चला गया। तब तो दमदार की अपेक्षा वो समझदार भी था, और वो था धूर्त गांव वाला। वो धूर्त तो था ही, गुज्जर की दशा से शिक्षा लेने में उसने देर नहीं लगाई और लाठी संभाल के चुपचाप चला गया। अंततः सिद्ध बाबा की घाटी में हम जा पहुंचे, किंतु वहां भी दशा कुछ बदली हुई जान पड़ी। हमारे वे परिचित बाबा तो कहीं दिखाई दिए नहीं, शायद तीर्थाटन के लिए चले गए थे। उनके स्थान पर कोई दूसरा ही अपरिचित बाबा आया हुआ था, जो हमें आते देख के तत्काल कुटिया के अंदर चला गया। हमें हंसी आ गई। उस बेचारे को क्या पता था कि जिस कुटिया में वो जाके छिपा है वो हमारी ही है। हमारे आरण्यक संघ का पट्ट
यानी नेम प्लेट वहाँ पर लगी है, और बाबा जी हमारे प्रतिनिधि होकर ही उसमें रहते हैं, इसलिए उसे भीतर से बुलाकर सब बात अच्छी तरह से हमने समझा दी, अपना सप्रमाण परिचय भी दे दिया। तब तो उसका भ्रम मिट गया और वो हमसे खुलकर बातें करने लगा। आनंद ने उससे पूछा, उधर जंगल के क्या समाचार हैं? उसने कहा, विशेष कुछ नहीं। हाँ, उस सामने की पहाड़ी पर शेर प्रतिदिन बोलता है और एक खूनी हाथी कभी कभी चक्कर लगा जाता है। और कोई नई बात? जैसे अचानक ही उसे याद आ गया हो, तत्काल बोला, हाँ, कुछ दिनों से जब से बड़े बाबा जी बाहर गए हैं तब एक तक्षक सांप कुटिया के पास दिखाई पड़ने लगा है, मगर लगता है बड़े बाबा जी का भक्त है, किसी से कुछ कहता नहीं है। तो भी तो डर तो था ही सांप का, विशेषकर तक्षक का। क्या भरोसा, सांप ही तो ठहरा। मचान बांधना जरूरी हो गया था। 10 बजे थे, लाग लिपटकर 12 बजे तक कुटिया के वृक्ष पर मचान बांध दिया हमने, और वर्षा से बचने के लिए उस पर एक ऑयल क्लॉथ की छत भी डाल दी। फिर भोजन किया, बाबा जी को भी कराया और अंत में मचान पर लेट गए। इच्छा तो लेटने की ही थी, सोने की नहीं, किंतु थकान के कारण ना जाने कब आ गई नींद, और जब आँख दोबारा खुली तो जंगल के मोर 3 बजने की सूचना दे रहे थे। मचान से उतरकर हम नाले की तरफ चल पड़े। बाबा जी ने बताया था 2 दिन पहले ही नाले में बाढ़ आई थी। अब बाढ़ उतर गई है। बात ठीक ही थी। बाढ़ की साक्षियां स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। नाले के गीले किनारों पर पहाड़ों से बहकर आया हुआ कूड़ा करकट अब भी दिखाई पड़ रहा था। तब भी जल बहुत ही निर्मल था, देखकर प्यास लग गई। किनारे से 2 गज की दूरी पर लगभग 12 फुट चौड़ी रेत की एक गीली पट्टी नाले में दूर तक चली गई थी, जिस पर शायद इंच इंच भर गहरा पानी बह रहा था। उसके बाद पहाड़ का एक किनारा था जिसके नीचे अच्छी गहरी जलधारा बह रही थी। उस धारा पर पहुंचकर ही पानी पीना हमने तय किया। मैं सबसे आगे था। जैसे ही धारा पर पहुंचने के लिए उस गीली मिट्टी पर पैर रखा, एक साथी कमर तक रेत में धंस गया। ये तो गनीमत थी कि मैं तत्काल ही पेट के बल पर रेत पर लेट गया, कहीं तो ना जाने कितना और धंस जाता। नाला इतना धोखेबाज है ये तो पता नहीं था, और अब तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस हत्यारी दलदल से निकला कैसे जाए। याद आया, बाबा जी के यहाँ पे 4-5 स्लीपर पड़े हैं, यदि उन्हें रेत पर बिछा दिया जाए तो काम बन सकता है। भागकर शेखर और आनंद उन्हें उठाकर लाए और मेरे सामने ही रेत पर, जो वास्तव में दूर तक भयंकर दलदल थी, इस तरह बिछा दिया कि अब आराम से उन पर वो खड़े हो सकते थे। इतना हो जाने के बाद उन्होंने अच्छा पक्का रस्सा लेकर उसका एक छोर मेरी तरफ फेंका, जिसे मैंने अपने दोनों बगलों में से निकालकर छाती पर बांध लिया। अब योजना तैयार थी। इधर तो मैं अपने आप को खींचने की कोशिश कर रहा था, उधर वे रस्से का एक दूसरा छोर पकड़कर अपनी तरफ खींच रहे थे। कुछ समय तक तो कोई फल नहीं निकला और यही लगने लगा कि भयंकर दलदल शायद आज बलि लेकर ही रहेगा, किंतु बाद में आशा होने लगी और धीरे धीरे मेरा शरीर बाहर खींचने लगा। पूरे 15 मिनट की खींचातानी के बाद मैं अंततः सकुशल बाहर निकल आया, किंतु बाहर आकर पता चला एक जूता तो पैर में है और दूसरा दलदल में ही रह गया। चलो, रह गया तो रह गया, जान बची तो लाख हो पाए। स्लीपरों पर पैर रखते हुए हम किनारे पर आ गए और उस रहस्यमय दलदल की ओर भय और विस्मय के साथ देखने लगे। अब जब हम दूर से उस दलदल को देख रहे थे तो देखने में लग रहा था कितना सुंदर है, कितना भोला है। ऐसा लग रहा था जरा भी भयंकर नहीं है। तब मैं सोचने लगा कि ऊपर से सुंदर दिखने वाली चीज़ें संसार में बहुत होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं कि उनके मादक आकर्षण के पीछे भयंकरता छिपी रहती है। एक बात और भी याद आने लगी कि अगर इस टाइम पर वो खूनी हाथी आके निकल जाता तो मेरी दशा क्या हुई होती। सोचते ही मन में रोमांच हो गया, देह सिहर उठी। तो भी एक बात की सांत्वना दे रही थी। मुझे पता था इस विपत्ति में मेरे ये 2 बाल सखा मेरा साथ नहीं छोड़ने वाले थे। ये अपनी जान भी दे देते, लेकिन मेरी मदद करते। लेकिन शेखर का ध्यान पता नहीं किस तरफ था। वो एक तरफ एकटक लगा के देख रहा था। मैंने जैसे ही उसका कंधा हिलाया और पूछा, क्या देख रहे हो शेखर? वो अचानक से चौंक गया। बोला, प्रकृति का एक महान आश्चर्य देख रहा हूं भाई। बता सकते हो उन पत्थरों में वो भूरी सी चीज जो उथले पानी में बही जा रही है वो क्या है? बात आश्चर्य की ही थी, क्योंकि पानी में बहती जो भूरी सी चीज थी वो मेरा जूता था, जो अभी थोड़ी देर पहले ही दलदल की 3 फुट की गहराई में धंस गया था। तो वो उधर कैसे पहुंच गया? किस मायावी ताकत ने
उसे दलदल की गहराई से निकालकर चुपचाप उस धारा में पहुंचा दिया। आनंद ने कहा कि मुझे लगता है जब तुम दलदल से बाहर निकले थे कि तुम्हारे पैर में ही था, किंतु इतना ढीला हो गया था कि बाहर निकलते ही पैर में से छूट के धारा में गिर पड़ा और तुम्हें पता ही नहीं चला। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बिल्कुल निश्चित है कि जब मैं बाहर निकला ये मेरे पैर में नहीं था, दलदल में ही धंसा रह गया था। तब और क्या हो सकता है? यही मानना पड़ेगा उसे गहराई में से कोई भूत बाहर निकाल लाया, कहकर आनंद हंसने लगा। हाँ, भूत ही है, मैंने कहा, क्योंकि प्रकृति के पंच तत्वों में जल की संज्ञा ही भूत ही है, और क्योंकि वही शू को दलदल के उस अदृश्य गर्भ में से निकालकर बाहर लाया है, तो तुम्हारी बात जरा भी झूठ नहीं है। आनंद कुछ विस्मय से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, विस्मय की इसमें क्या बात है आनंद? इससे तो इस रहस्यमय नाले के एक भूगर्भ विज्ञान संबंधी सुंदर रहस्य का उद्घाटन ही हुआ है। ये तो तुम जानते ही हो कि इस नाले में दो जलधाराएं बहती हैं, एक ऊपर एक नीचे। जो ऊपर बहती है वह तो यह स्पष्ट दिखाई दे रही है, केवल वर्षा के दिनों में ही बहती है, फिर सूख जाती है। किंतु जो नीचे बहती है वह इस नदी को 3-4 फुट गहराई में इस तरह से बहती रहती है जो कभी सूखती नहीं, 12 मास बनी रहती है। मेरा विचार है कि वह नीचे वाली धारा ही इसे दलदल में से निकालकर ऊपर वाली धारा में पटक गई है। असंभव नहीं है, आनंद ने बोला, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि हम भूगर्भ विज्ञान के इस रहस्य का उद्घाटन ही करते रह जाएं और उधर वो जूता बह जाए। मगर देखना, इस बार पानी में उतरने की भूल मत करना। बड़ा ही छली नाला है, उसे बांस से दूर से ही खींच लो। 4 बज गए। आकाश में बादल घिर रहे थे, कभी भी बरस सकते थे, इसलिए जंगल में घूमने का विचार छोड़ देना पड़ा और धारा पर स्नान कर सीधे मचान की तरफ लौट पड़े। अभी नाले के किनारे पर चढ़े ही थे कि देखा, दाईं तरफ के जंगल में से निकल के 6 आदमी जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, बाबा जी की कुटिया की तरफ चले आ रहे हैं। उन्हें पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वो जो कमर में पिस्तौल बांधे, सिर पर हैट लगाए, सबसे आगे चला आ रहा है, वो पुलिस इंस्पेक्टर है। बाकी 5 सिपाही सभी बंदूक से लैस हैं। साथियों को दूसरे रास्ते से मचान पर पहुंचने के लिए कहकर मैं अकेला ही किनारे पर चढ़ गया और उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, वह है कहकर मेरी तरफ घूम गए। नाले से कुटिया की तरफ जो पगडंडी गई है, उसे किनारे पर एक छोटा सा बेल का वृक्ष खड़ा है। वे उसी के नीचे आके खड़े हो गए और मेरी प्रतीक्षा करने लगे। बनियान और जांघिया के अतिरिक्त उस समय मेरे शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था और स्नान करने के कारण भीगा हुआ भी था। हाथ में जल से भरी हुई छागल थी। मुझे देखकर इंस्पेक्टर ने पास के खड़े सिपाही से, जो शायद हेड कांस्टेबल था, धीरे से कहा, खूब पला हुआ है, और फिर वहीं खड़े रहने के लिए बोलकर उन्हें मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, जरा ठहरिए, आपके लिए ही आए हैं। मैंने कहा, बड़ी कृपा की महाराज, कहिए। बोले, आप कहाँ से पधार रहे हैं? मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, अभी इस समय तो नाले से आ रहा हूँ, इससे पहले हरिद्वार से और उसके पहले दिल्ली से। तो आप दिल्ली रहते हैं? जी हाँ। तो इतनी दूर इस घने जंगल में आने का कारण क्या है? कारण तो बड़ा साधारण है जी। यदि इस स्थान के वन देवता इन जंगलों में इतनी भयंकरता और इतने सौंदर्य एक साथ ना भर देते तो फिर हमें इधर आना नहीं पड़ता। इन्हीं के लिए तो पिछले 30 वर्षों से हम हर साल यहाँ पर आते हैं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? पूछना तो पड़ता ही है, पुलिस का और काम ही क्या है। काम है ये तो ठीक है, किंतु मुझे लग रहा है कि डाकुओं के संदेह में इतनी दूर आकर आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। उस मूर्ख ने अकारण ही आपको परेशान किया। किस मूर्ख ने? इंस्पेक्टर ने झेपते हुए कहा। अरे उस गुज्जर ने, जिसने आपको बेसिर पैर की खबर की थी। तो भी जो हुआ ठीक ही हुआ। इधर आपका आना व्यर्थ नहीं गया। आपसे परिचित होने का हमें अवसर मिला, किंतु एक बात यदि आपसे कही जाए तो अवश्य आप उस बात का बुरा मान जाएंगे। हाँ हाँ बोलिए, नहीं मानेंगे बुरा। बात यह है कि यदि आपको विश्वास हो गया हो कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो डाकू या डाकू का सरदार ना होकर दिल्ली का एक सभ्य नागरिक है और उसका नाम श्रीनिधि है, तो मेरा विचार है समय रहते आप सकुशल वापस लौट सकते हैं। नहीं तो क्या? इंस्पेक्टर ने अपनी पिस्तौल पर हाथ रखते हुए पूछा। नहीं तो एक काले बादल
आपको किसी भी तरह से छोड़ेंगे नहीं। अपने तेज बाड़ों से आपको सिर से पैरों तक भिगो देंगे। ये बोलकर मैं हंसने लगा। इंस्पेक्टर भी हंसने लगा। बोला, मगर बादल केवल हमारे लिए ही तो नहीं है, आपको भी तो भिगो देंगे। आप यहाँ पर कहाँ ठहरे हैं? मैंने कहा, वो जो बाबा जी की कुटिया है और उसके पास जो जामुन का ऊंचा वृक्ष खड़ा है, उसी के ऊपर वो देखिए शाखाओं पर हमारी मचान दिख रही है। तब तो आइए आपकी मचान पर ही चलते हैं। आपके दो साथी और भी तो वहाँ पर हैं। मैंने कहा, हाँ, मचान पर वो भी मिलेंगे, चलिए। मचान के पास पहुंचकर इंस्पेक्टर एक साथ बोल उठा, वाह क्या मचान बनाया है, अच्छी खासी कुटिया है। इसमें तो बारिश से बचने का प्रबंध भी किया गया है। वो तो है नहीं, नहीं तो आप कैसे ठहर सकेंगे? आनंद और शेखर सामने से आते दिखाई दिए। इंस्पेक्टर ने कहा, शायद ये ही हैं आपके दोनों साथी। हाँ जी, जो बाईं तरफ हैं वो मिस्टर आनंद हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, और जो दूसरे हैं असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर शेखर। जब वो पास आ गए तो मैंने उनसे कहा, आइए, ये शामपुर के पुलिस इंस्पेक्टर आप दोनों की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वाह, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कहकर बारी बारी से दोनों ने इंस्पेक्टर से हाथ मिलाए। मैंने देखा कि इंस्पेक्टर कुछ झेंप गया था, इसलिए बात बदलते हुए मैंने कहा, आइए आपको अपनी मचान दिखाते हैं। आगे मैं, पीछे इंस्पेक्टर, और सीढ़ी पर चढ़ते हुए हम दोनों ऊपर जा पहुंचे। सामने ही फोटो कैमरा और बायनोकुलर्स लटक रहे थे। उन्हें देखते ही इंस्पेक्टर चौंक उठा। ये क्या है? मुझे हंसी आ गई। बोला, इन्हीं के कारण तो डाकुओं का सरदार बनना पड़ा। तो भी उसमें उस बेचारे गुज्जर का कोई दोष नहीं था। उसने फोटो कैमरा और बायनोकुलर्स देखे ही नहीं होंगे कभी। इंस्पेक्टर ने उत्तर तो नहीं दिया। मेरे हाथ से लेकर चुपचाप बायनोकुलर्स आंखों पर लगा लिए और कुछ देर देखते रहने के बाद सहसा ही पूछ बैठा, यदि इस समय अचानक खूनी हाथी या शेर आ निकले तब आप क्या करेंगे? आप लोगों की ये 5 राइफलें तो है ही सही, ये कब काम आएंगी? इंस्पेक्टर ने कहा, इन्हें छोड़िए, मान लीजिए ये नहीं है तब क्या? तो मैंने कहा, तब जो पिछले 35 सालों से करते आ रहे हैं वो करेंगे। उन दिनों भी मशाल और धनुष ही हमारी रक्षा करते थे, अब भी वे ही करेंगे। इन राइफलों की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ से बाहर की बात है, बंदूक या राइफल के बिना आत्मरक्षा की बात कभी नहीं सुनी गई। इंस्पेक्टर ने बोला, उसका कारण यह है कि हम लोग वनस्पति घी की संतानें हैं, उस युग की नहीं जब बंदूक या राइफल का आविष्कार नहीं हुआ था और छुरे भाले ही आत्मरक्षा के लिए बहुत होते थे। मैंने कहा, हाँ ये तो ठीक है। इंस्पेक्टर ने फिर कहा, कुछ क्षण ठहरने के बाद, अच्छा लीजिए अब हम चलते हैं। आकाश में बादल घिराए हैं, मगर देखिए मेरी एक बात कभी मत भूलिएगा, इधर आजकल डाकुओं का बहुत ज़्यादा जोर है, ज़रा संभल कर रहिएगा। वो बंदूक और राइफल रखते हैं, उनके सामने आपके धनुष और मशाल काम में नहीं आएंगे। अच्छा साहब नमस्कार, कष्ट के लिए क्षमा। अच्छा हुआ वो समय पर ही निकल गए, और बहुत संभव है कि वह सकुशल शामपुर पहुंच गए होंगे, क्योंकि उनके जाने के घंटा भर बाद ही बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और बारिश इतनी तेजी से पड़ने लगी कि 15 ही मिनट में सामने की सूखी सड़कें वर्षा की नदी बन गई। और ऐसे में यदि वर्षा अकेले रही होती तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि ऑयल क्लॉथ की छत के नीचे हम मचान पर बैठे हुए आराम से थे, सुरक्षित थे। किंतु कठिनाई तब हुई जब संध्या बीतने के बाद रात घिराई और उसके साथ आ गई आंधी। तब तो हालात ही बदल गए। ऐसा लगने लगा जैसे दोनों में होड़ लग गई हो। कौन जंगल को अधिक भयंकर बना सकता है? आंधी हू हू करके दौड़ रही थी और वृक्ष हाय हाय कर रहे थे, और उनकी शाखाएं जहां देखो वहां टूट टूट कर गिर रही थी। किसी भी वृक्ष की कुशलता थी ही नहीं, और हमारा पेड़ भी विपत्ति में फंस गया था। जामुन का पेड़ एक तो वैसे ही कच्चा होता है, उसमें लचक भी कम होती है, और उस पर जिन शाखाओं पर मचान बंधी थी उन पर एक्स्ट्रा लोड आ गया था। इसलिए जब आंधी के तेज झोंके आए तो मचान यहां से वहां हिल रहा था, और ऐसा लग रहा था अब गिरा कि तब गिरा। एक तो ये संकट था, दूसरी विपत्ति और भी दिखाई दे रही थी। ना जाने कहां से हिस्स हिस्स जैसी विचित्र आवाजें आ रही थी हमारे कानों में, जैसे कि कोई सांप फुंकार रहा हो। चारों तरफ घना अंधेरा था, और आवाज किधर से आ रही है कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था। फिर भी ऐसा संदेह हो रहा था कि जैसे वो सांप हमारे पेड़ से ही बोल रहा है, और ऐसा लग रहा था किसी आसपास की ब्रांच पर ही बैठा है।
वैसे टॉर्च की रोशनी से हम अपने संदेह को मिटा तो सकते थे, किंतु हमें इस बात का डर था कि कहीं अगर ये वही तक्षक सांप हुआ जिसके संबंध में दिन में बाबा जी ने बताया था, तो वो रोशनी पड़ते ही भड़क जाएगा और हमारे ऊपर झपट पड़ेगा। इसलिए हम चुपचाप बैठे रहे। रात बीतने लगी। आंधी तो जंगल को डरा धमकाकर 1.5 घंटे के बाद शांत हो गई, लेकिन बारिश बराबर पड़ती रही और करीब 3 बजे जाकर बंद हुई। उसका बंद होना ही था कि जंगल की हालत बदल गई। अब कभी कभी वन्य पशुओं के शब्द भी सुनाई पड़ने लगे। मोरों और हिरणों की मीठी पुकारों ने यह विश्वास दिलाना प्रारंभ कर दिया कि जंगल केवल भयों से ही नहीं भरा हुआ है, उसके अंदर आनंद और उल्लास भी भरा है। हाँ, कहीं जब दूर कोई गीदड़ हुकता है या कोई वृक्ष पर लंगूर खोक खोक करता है, तो शेर की अवश्य याद आती है और शरीर डर जाता है, आत्मा डर जाती है, किंतु यह सब क्षण भर के लिए। मधु भरे जंगल की आनंदमय स्मृति हृदय को एक बार फिर से पुलकित कर देती है। मैं सोचने लगा, आंधी वर्षा के कारण जंगल के जिन पर्यटक पशुओं को अपने आवास स्थानों से निकलने का अवसर नहीं मिला था, वर्षा बंद होने के बाद अब वो जल और भोजन की खोज में बाहर निकल पड़े होंगे। कोई नालों के शून्य किनारों पर बिछी हुई गीली रेतों पर दबे पांव चला जा रहा होगा। कोई सूखे पत्तों से भरी अंधेरी जगह में दुबक कर शिकार की प्रतीक्षा में बैठा होगा, और कोई कोई अभागा तो शायद जलाशय तक पहुंच भी नहीं पाया होगा, उसके बीच में ही मृत्यु का ग्रास बन गया होगा। हाय री जंगल की रात्रियों, तुम्हें देवी कहूं या दानवी, सुधा कहूं या गैरल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमसे दूर रहकर भी जब कभी तुम्हारे रूप का ध्यान किया करता हूं, मुझे केवल गाते हुए मोर, कलनाद करती हुई सूनी जलधाराएं और विरहणी निशा के आंसुओं में नहाए दूरवा दल मृग, मिथुनों से सेवित एकांत, पुलिन और युवक द्रुमों से क्रीड़ा करती वन्य हवाएं ही तुम्हारे आंचल में हंसती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जब तुम्हारे बीच में आके बैठता हूँ, कितना काला, कितना क्रूर और कितना भयंकर दिखाई पड़ता है तुम्हारा रूप, जिसे देखकर एक बार तो हृदय धड़क उठता है। दूर क्यों जाना, आज की बात ही ली जाए। अपनी इस मचान पर बैठकर आशा तो ये की थी कि आज जी भरकर तुम्हारे सौंदर्य का पान करेंगे, मगर बदले में मिले तो तुम्हारे क्रूर उपहार, आंधी, पानी, भय और दिल की धड़कन। चलो खैर, जो हुआ सो हुआ, किंतु अब 3 बज गए हैं और तुम्हारी विदाई में थोड़ा ही समय बाकी है। यदि इस समय भी तुम्हारे मधुर रूप की एक झांकी हमें मिल जाती तो हम अपना सौभाग्य समझते, मगर लगता है उसकी आशा भी व्यर्थ है, क्योंकि ये जो भारी पैरों का शब्द निरंतर हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है, एक नई विपत्ति की सूचना के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। रात के इस अंतिम प्रहर में यदि तुमने किसी प्रणय दूतिका को हमसे भेंट करने के लिए भेजना आवश्यक समझा था, तो किसी मुग्ध मृग को ही भेज देती, जिसकी आंखें और कुछ नहीं तो किसी सुंदर तापस कन्या का स्मरण तो करा जाती, या किसी वन मयूर को ही भेज देती, जिसके पंख उस मोर मुकुटधारी बाल कृष्ण की ही याद दिला जाते। मगर भेज रही हो ना जाने किस दानव को, जिसके पैरों की आहट दूर से ही हृदय में धड़कन पैदा कर रही है। लेकिन नहीं, इसके लिए मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। यदि सचमुच में ये वो हाथी है जिसे देखने के लिए मैं सुदूर दिल्ली से इस घाटी में आया हूँ, तब तो उसे भेजने के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद ही दूंगा, क्योंकि मैंने जो चाहा था तुमने वो दे दिया। आहट जैसे जैसे पास आ रही है, भय बढ़ने लगा। एक बार तो इच्छा हुई कि मशालें जलाई जाएं, किंतु उस रहस्यमय सांप की फुंकार अब भी वैसे ही सुनाई पड़ रही है, जिससे प्रकाश करने का साहस नहीं होता। एक बार तो यह सोचकर भी अपने आप को आश्वासन देने का यत्न किया कि वह झुंड का हाथी है, हमारी तरफ नहीं आ रहा है, नाले की तरफ जा रहा है पानी पीने। किंतु आहट जब हमारे पास आकर रुक गई और सामने की इस चौड़ी सड़क पर एक भारी सी धुंधली छाया दिखाई देने लगी, तो समझ लिया कि चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। विपत्ति सर पर आ चुकी है। अब तक हम संतोष किए बैठे थे, जिसके 2 कारण थे। सांप तो एक कारण था ही, और दूसरा बड़ा कारण था बाबा जी की जिस कुटिया में सोए थे उसकी चारों तरफ बल्लियों का एक मजबूत घेरा बना था, जिसके कारण कोई भी जंगली जानवर अचानक ही कुटिया पर आक्रमण नहीं कर सकता था।
हमारा विचार था आगंतुक हाथी यदि सचमुच ही शांत प्रकृति का होगा तो घेरे के पास से चुपचाप निकल जाएगा, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब मिनट भर ही कड़ाक की आवाज आई और खड़खड़ करती हुई एक बल्ली दूर जा गिरी तो समझ में आ गया कि ये जो हाथी है ना तो ये झुंड का हाथी है और ना ही शांत प्रकृति का है। ये खूनी हाथी है और घेरे को तोड़ रहा है। तभी बाबा जी की पुकार सुनाई दी, हाथी हाथी। और अगले ही क्षण मचान से उतरकर हम लोग कुटिया के द्वार पर जा पहुंचे। देखा बाबा जी कुटिया के केंद्र में मंद मंद सुलगती हुई धूनी के पास चुपचाप खड़े हैं। हमें देखते ही बोल पड़े, खूनी हाथी आ पहुंचा है। तुरंत कोने में पड़ी मशालें उठाई और उन पर मिट्टी का तेल डाल माचिस दिखा दी। हाथी जो संभवतः कुटिया से 7-8 गज की दूरी पर ही खड़ा था, आगे बढ़ गया। मशालों की तेज लपटों के कारण हाथी अब हमें साफ दिखाई दे रहा था और उसकी काली देह, लंबे दांत तेज रोशनी में साफ चमक रहे थे। समझा तो यह था कि अब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे तो वो घेरे को तोड़कर भीतर आ चुका होगा, लेकिन देख के आश्चर्य हुआ कि वैसी कोई बात हुई नहीं। 1-2 बल्लियों को उखाड़ने के बाद ना जाने वो क्यों शांत हो गया। केवल शांत ही नहीं, बेचैन भी था, बहुत ज़्यादा व्याकुल भी दिख रहा था। ऐसा लगता है जैसे किसी जादूगर ने उसकी सारी शक्ति छीनकर उसे एक साथ ही अपंग बना दिया था। यद्यपि ये तो नहीं मालूम चल रहा था कि उस पर अचानक ही कौन सी विपत्ति आ पड़ी है, किंतु उसकी जो चेष्टाएं थीं, कोशिशें थीं, उससे इतना तो प्रतीत हो रहा था कि वो उससे मुक्त होने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। और कभी कभार तो अपनी भारी देह को इधर उधर झटक कर हिलाता है तो कभी उछालता है और कभी कभी एक ही साथ घूमकर अपनी सूंड को पिछली टांगों की तरफ फटकारने लगता है। किंतु लग यह रहा है कि इतना सब करने के बाद भी उससे कुछ करते नहीं बन रहा है और उसका शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ता जा रहा है। हालत यहाँ तक जा पहुँची है कि अंत में उसमें खड़े रहने की शक्ति भी नहीं दिख रही और देखते ही देखते वो धरती पर लुढ़क गया। ये घटना नाटक के जैसी थी। इतना बलवान प्राणी इस तरह पछाड़ खाकर गिर पड़ेगा, ये हमें विश्वास नहीं हो रहा था। किंतु गिरते समय जब उसकी चारों टांगे एक विचित्र ढंग से आकाश की तरफ उठ गई, घटना का रहस्य अपने आप ही खुल गया। सभी ने भय और विस्मय से देखा, एक भारी भूरा सांप उसकी पिछली टांगों में इतनी जोर से लिपटा हुआ है कि उसमें हिलने की भी सामर्थ्य नहीं है और एकदम से जड़ हो गया है। सोचा कहीं ये वही सांप तो नहीं है जिसकी फुंकार रात भर सुनते रहे हैं। बाबा जी की बात याद आ गई। अभी दिन में ही उसने कहा था कुछ दिनों से एक तक्षक कुटिया के पास में दिखाई पड़ रहा है, मगर लगता है वह बाबा जी का भक्त है। जरूर ये वही सांप रहा होगा, किंतु उसने एक भूल की थी। वह जिसे तक्षक समझ रहा था वह वास्तव में एक चट्टानवासी महाअजगर था जो इस प्रकाश में अवश्य पहचाना जा रहा था। तक्षक क्रोधी दुष्ट प्रकृति का होता है, अजगर सरल। पहले का वशीकरण जहां अत्यंत कठिन है वहां अजगर सहज में पालतू बनाया जा सकता है। तो यदि दूध वगैरह देके वीतराग बाबा जी ने इसे पालतू बना लिया हो और यात्रा पर जाते समय अपनी किसी सिद्धि के बल पर इसे यह भी समझा दिया हो कि उसकी अनुपस्थिति में वह जागरूक रहकर आश्रम की रक्षा करे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि सांप केवल धरती में घड़े धन की रक्षा ही नहीं करते, कुत्ता, घोड़ा और हाथी की तरह परम स्वामी भक्त भी पाए गए हैं। इसलिए रात के घटना सूत्रों को जोड़कर जो कहानी मुझे समझ में आती है वो संभवतः इस प्रकार रही होगी। बाबा जी के जाने के बाद यह जिस तरह नित्य रात भर जागकर इस आश्रम की निगरानी किया करता था, वो आज भी वृक्ष पर बैठकर वैसे ही कर रहा था। तभी से एक इक्कड़ हाथी दिखाई पड़ा जो कि आश्रम की तरफ चला आ रहा था। वो ये समझकर कि आश्रम को हानि पहुंचाने आ रहा है, ये उसकी तरफ फुंकारने लगा। मगर इसी बीच आंधी के साथ वर्षा आ गई और उससे बचने के लिए हाथी किसी वृक्ष के नीचे जाके खड़ा हो गया। लेकिन वह क्योंकि उसे अब भी दिख रहा था इसलिए ये फुंकार रहा था। 3 बजे वर्षा थमी, हाथी कुटिया की तरफ चल पड़ा। उस समय वो यदि कुटिया के सामने से चुपचाप ही निकल जाता तो ये भी चुप रहता, किंतु जब उसने देखा कि वो घेरे को सचमुच तोड़ ही रहा है तो ये झपट कर उसकी पिछली टांगों में लिपट गया और उसकी ये दुर्दशा कर डाली। बात जो भी रही हो, लेकिन यह दृश्य बड़ा ही भयंकर था। हाथी की टांगों में लिपट कर वो जिस तरह अपनी भूरी गर्दन बढ़ाए मुंह बाए आंखें चमका रहा था और बीच बीच में
मुंह बंद कर कर जीभें लपलपा देता था। स्पष्ट पता चल रहा था कि उसे मरणांतक तक युद्ध की चुनौती दे रहा है। उसकी नीली आंखों में कुछ ऐसी क्रूरता भरी थी जिसे देखकर रोमांच हो रहा था। हम यद्यपि उसे दूर रहकर ओट में ही खड़े थे और जलती मशालें हमारे हाथों में थी, तो भी उस दैत्य को देखकर हमारा खून भी जमने की तैयारी कर रहा था। भय का रूप इतना भयंकर भी होता होगा, ये पहली बार ही अनुभव किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हाथी भी उससे डर गया था या फिर उसने अपनी हार स्वीकार कर ली हो। ऐसी बात तो लग नहीं रही थी। छूट की कुश्ती में जैसे पेट में प्रबल घूसा खाकर अच्छे से अच्छा पहलवान भी थोड़ी देर के लिए व्याकुल उठता है, किंतु संभल कर फिर प्रतिपक्षी पर टूट पड़ता है। हाथी की इस समय कुछ ऐसी ही दशा थी। पिछली टांगें बन जाने के कारण वह यद्यपि विवश हो चुका था और अजगर पर अपने राक्षसी बल का प्रयोग नहीं कर पा रहा था, तो भी उसकी लपेट से छूटने के लिए वो अपनी पिछली टांगें इस वेग से झटक रहा था कि लग रहा था कि अजगर बीच में से ही टूटकर दो टुकड़े हो जाएगा। कई बार वो अपनी टांगों को धरती पर घिसड़कर उसे मसल देने का यत्न कर रहा था, लेकिन बेचारे की कोई भी युक्ति सफल नहीं हो पा रही थी। ना जाने कौन सा दांव खेलकर अजगर ना जाने उसकी किस नस को दबा देता था कि वो एक साथ करा उठता था। उसकी टांगों में शायद इतनी पीड़ा होती थी कि वो एकदम से ठंडा पड़ जाता था। लगता था कि उसके अंदर प्राण ही नहीं रहे। गज और ग्राह का युद्ध तो सुना था, यह भी सुना था कि गज जब हार कर करुण पुकार कर उठा तो दयानिधि नारायण गरुड़ पर बैठकर एक ही साथ उसकी रक्षा के लिए भाग उठे। किंतु सिद्ध बाबा की इस घाटी में होने वाले इस गज अजगर युद्ध में प्राणांतक पीड़ा से कराहकर गज ने कई बार करुण पुकार की, किंतु पूरा एक पहर जीत जाने पर भी नारायण के दर्शन नहीं हुए। क्या इसलिए कि वह पौराणिक गज निरपराध था या फिर अपराधी? माना अपराधी ही था, दंड के योग भी था, तो भी दंड की भी तो एक सीमा होती है। असीम दंड तो किसी को कोई देता नहीं है। तब क्या उसके दंड का कोई अंत नहीं होगा? हालत यह हो गई कि एक एक क्षण बीतते बीतते समूची रात बीत गई। एक रस खड़े रहते रहते टांगे थक गई, देखते देखते आंखें दुख गई, किंतु इस युद्ध का अंत नहीं हुआ। उषा काल बीतकर सूर्य निकल आया, मगर अजगर की राक्षसी लपेट से ना तो हाथी अपने को छुड़ा सका और ना ही सांप ने उसे छोड़ा। अब अंत में हार कर मुझे अपने पास खड़े शेखर की तरफ देखना पड़ा। आंखों ही आंखों में पूछा, कहो क्या इच्छा है? इन दो दैत्यों के महाभारत में हमारा हस्तक्षेप उचित रहेगा कि नहीं? सबने मत प्रकट किया, उचित ही रहेगा, युद्ध बंद होना ही चाहिए। तब सभी एक साथ घेरे से बाहर निकल आए। भय तो पूरा था, किंतु केवल उस खूनी हाथी से ही, अजगर से नहीं। ऐसे अजगरों से तो बहुत बार वास्ता पड़ चुका है। जानते हैं कि यह निर्विष होता है, यानी कि इसमें जहर नहीं होता, डसता नहीं, लपेटता भी केवल अपने शिकार को है, मनुष्य को नहीं। मनुष्य तो वो बहुत डरता है। अतएव जैसे ही बाहर निकले उसने एक बार चौंक कर हमारी तरफ देखा। अगले ही क्षण हाथी पर से लपेट खोलकर भाग निकला। सचमुच असाधारण लंबाई थी उसकी, 14 फुट से लंबा तो रहा ही होगा। बाबा जी की चुनाव बुद्धि की प्रशंसा करनी पड़ी। अच्छे खासे दैत्य को उन्होंने आश्रम का पहरेदार नियुक्त किया था। अजगर के जाते ही हाथी उठकर खड़ा हो गया, मगर लगता है बेचारी की टांगे निर्जीव सी हो चुकी थी। अब ना उसके अंदर खूनीपन रह गया था, ना भयंकरता। वो बहुत देर तक सामने खड़ा भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ देर तक अपनी सूंड ऊपर उठाकर अवश्य खड़ा रहा, जैसे कि हमें धन्यवाद दे रहा हो। बस उसके बाद वो चुपचाप विदा हो गया। किंतु उसकी यह कृतज्ञता हमारे लिए कब तक बनी रहेगी, ये तो भविष्य ही बताएगा। तो भी उस समय तो मित्र जैसे मित्र को विदा करता है, हमने वैसे ही उसे विदा कर दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये स्टाइल, क्योंकि ये स्टाइल मेरे लिए बहुत आसान है। अगर आपको पसंद आएगा तो महीने में 30 स्टोरीज में डाल सकता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, आपको पसंद आता है कि नहीं आता, इस स्टोरी पर व्यू आते हैं कि नहीं आते। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।